हेलो बच्चों, एक बार फिर आप लोग का मैं आलोक कुमार आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा लेंस के बारे में, और लेंस से संबंधित जो है बहुत सारी बातों हम लोगों ने सीखा समझा। तो उसी क्लास को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। पिछले क्लासों में हम लोगों ने जाना कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार किया जाता है ना, और उसका स्थिति क्या क्या होता है और कहाँ पे वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब है ना, इमेज फॉर्मेशन उसका कहाँ पर होता है। ये सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा। तो जो बच्चे इस क्लास में नए हैं तो उससे मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट होगा कि वो मेरे पुराने वीडियो को देख करके इनसे संबंधित बातों को समझे, तब इस वीडियो को देखने से आप लोगों को काफ़ी है ना फ़ायदा होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको हम लोग जानते हैं कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चे आप लोग जानते हैं कि अवतल लेंस कैसा बनाया जाता है। तो ये मेरा अवतल लेंस है बच्चों, ये अवतल लेंस है। ये इसका मुख्य अक्ष होता है बच्चों, है ना, और ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र होता है। इधर भी बच्चों इसका फोकस होता है और ये इसका वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पर बच्चों आप कहीं भी आप वस्तु को रखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहीं भी बच्चों इसकी कोई एक निश्चित स्थिति नहीं होती है कि वस्तु को यहीं पे रखेंगे तो प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, है ना। तो उत्तल है ना, अवतल लेंस में आप कहीं भी वस्तु को आप रखिए, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होगा और वो छोटा होगा बच्चों, ये बात आप हमेशा जानिए। तो प्रकाश देखिए इस प्रकार इधर चले जाती है, तो इसको पीछे की और हम बढ़ाएंगे तो वो ऐप से होकर के आती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण जो होती है वो प्रकाशी केंद्र से होकर के गुजरती हुई महसूस होती है, प्रतीत होती है इस प्रकार। तो दोनों को आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वो एक काट रहा है और प्रतिबिंब का निर्माण इस बिंदु पर हो रहा है। नहीं तो आप देख पा रहे हैं कि वस्तु यहाँ पर काफ़ी बड़ा है और प्रतिबिंब जो है इसका काफ़ी छोटा है बच्चों। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो क्या होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगा वो आभासी होगा। प्रतिबिंब मेरा आभासी बनता है और हम जानते हैं कि आभासी जब भी प्रतिबिंब होता है तो वो सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये तीन आप कंडीशन यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अवतल लेंस में कोई भी स्थिति निर्धारित नहीं होती है कि वस्तु को कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। आप कहीं भी वस्तु को इसमें रखेंगे तो प्रतिबिंब हर हाल में हर स्थिति में है ना आभासी होगा, सीधा और उल्टा ही होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आज नया चीज़ शुरू करने वाले हैं कि लेंस का सूत्र क्या होता है। आज हम लोग उसी को देखेंगे कि लेंस का सूत्र हम लोग आज पढ़ेंगे। जिस प्रकार दर्पण से संबंधित सूत्र होते हैं उसी प्रकार लेंस से संबंधित भी सूत्र होते हैं। बच्चों एक बात मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ में प्रूफ किया जा सकता है, उत्तल लेंस में भी अवतल लेंस में भी। लेकिन अवतल लेंस में प्रूफ करके जो है एक समय जो है उसको जस्ट बर्बाद करने के बराबर है। तो उसका क्लास में यदि आगे क्लास में यदि आप जाइएगा तो वहाँ पे बहुत ढंग से जो है इसको प्रूफ किया गया है। तो फिलहाल आप लोगों को एक ही तरह से मैं बताऊंगा कि उत्तल लेंस में है कि नहीं, उत्तल लेंस से लेंस सूत्र का स्थापना कैसे किया जाता है उत्तल लेंस से। तो हम लोग इसमें कोई भी एक स्थिति ले लेते हैं उत्तल लेंस में और उसी स्थिति को लेकर करके उसमें हम लोग गणितीय गणना करके है ना हम लोग साबित करेंगे। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक उत्तल लेंस है, ये इसका द्वारक है बच्चों और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर इसका फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र होगा, ये भी इसका फोकस होगा, ये भी इसका वक्रता केंद्र होगा। आप लोग कहीं भी एक वस्तु को हम ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि हम एक वस्तु को यहाँ पर लेते हैं, है कि नहीं। इसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलेगी और वो ऐप से होकर के गुजरती है बच्चों इस प्रकार। और दूसरी प्रकाश की किरणें जो होती है वो आप जानते हैं कि प्रकाशी केंद्र से होकर के गुजरती है। तो प्रकाशी केंद्र से होकर के गुजरेगी, दोनों एक दूसरे को काट करके प्रतिबिंब का निर्माण एफ और सी के बीच में करेगी, इस प्रकार करती है कि नहीं। इस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है बच्चों। तो मैं सबका नाम पहले दे देता हूँ। ये ए है, बी है और इसका नाम हम लोग दे देते हैं बी डैश और ये ए डैश हो गया। ये प्रकाश की दिशा को मैं दर्शा देता हूँ, इस प्रकार होगा। बाहर काफ़ी बारिश हो रही है।
तो इसमें लिखने की जो बातें होती है वो आप लिख सकते हैं कि ए बी एक वस्तु होती है ना, जिसे दो प्रकाश की किरणें जो होती है निकलती है, जो कि दर्पण के इस बिंदु पर पड़ती है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी, और ये डी, और इसको नाम देते हैं ओ। इस प्रकार हम लोग देते हैं। और दो किरणें निकलती है जो कि दर्पण के डी बिंदु पर आपतित होती है, और अपवर्तन होने के बाद वो एफ से होकर के गुजरती है। और दूसरी किरण जो होती है वो प्रकाशीय केंद्र से होकर के गुजर के अपवर्तित होती है, और दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश पर काट करके ए बी का वास्तविक उल्टा, है कि नहीं, और छोटा प्रतिबिंब जो होता है वो ए डैश बी डैश बनाती है। तो यहाँ पर इस स्थिति में आप लोग जो है दो, है ना, त्रिभुज को आप लोग देख पा रहे होंगे। एक त्रिभुज है ए बी, एक ओ है, ये ओ है हमारा, है ना, देख पा रहे होंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी ओ। और दूसरा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ए डैश बी डैश ओ। ये त्रिभुज है मेरा ए डैश बी डैश ओ, दोनों समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज होगी तो इसकी भुजाएं क्या होगी बच्चों, अनुपातिक होगी। तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे ए बी बाय, यहाँ पर होगा ए डैश बी डैश। तो पहले तो ऊंचाई का ले लिया, अब दूरी लूँगा, यहाँ से हो जाएगा ओ बी, और इधर से कितना हो जाएगा ओ बी डैश। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे बच्चों। इसी प्रकार आप यहाँ पर दूसरा भी त्रिभुज देख पा रहे होंगे। एक त्रिभुज आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कुछ इस प्रकार, है ना, देखिए डी ओ एफ। तो यहाँ लिखेंगे डी ओ एफ, तथा एक त्रिभुज आपको नज़र आ रहा होगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है बच्चों, दोनों समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज है तो इसकी भुजाएं भी क्या हो जाएगी, अनुपातिक होगी। तो मैं पहले लिखूंगा, इसको लिखता हूँ, यहाँ पर हो गया डी ओ, और इसका ऊंचाई लिखेंगे ए डैश बी डैश। अब यहाँ से इसकी दूरी लूँगा, ये हो जाएगा ओ एफ, और इसका दूरी लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार। तो हम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चित्र से कि डी ओ की ऊंचाई ए बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिखूँगा कि डी ओ इज इक्वल टू यहाँ पर ए बी है बच्चों, इस प्रकार, है ना। तो अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ वही मान। तो इसके जगह पे हम रखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखिए यहाँ में मिलता है ए बी, और बटा ये मिलेगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ, और ये हो गया बी डैश एफ। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे बच्चों। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए इसका लेफ्ट साइड जो होगा दोनों आपस में बराबर होता है, इसीलिए इसका राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर हो गया ओ बी बटा ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ एफ बटा ये हो गया बी डैश एफ। तो अब हम लोग इसमें कुछ हम लोग चेंजिंग करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग इसमें चेंजिंग करके आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसमें क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओ बी डैश है, ओ एफ है, सब अपना वास्तविक फॉर्म है, सिर्फ बी डैश एफ जो है ये इसमें हम लोगों को चेंजिंग लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप फोटो में एक बार देखिए कि बी डैश एफ को हम लोग क्या लिख पाएंगे, हम लोग लिखेंगे ओ बी डैश, है ना, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। मतलब ओ बी डैश में यदि ओ एफ को माइनस करेंगे तो हम लोगों को इतना रेस्ट बचेगा। तो चलिए हम लोग इसको लिखेंगे, फोटो आप लोग अपने कॉपी में जरूर बना लीजिएगा। ओ बी इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया ओ बी डैश, ओ एफ को ओ एफ ही रहने देंगे, बी डैश एफ को हम लोग इस प्रकार लिखेंगे, आप अपने कॉपी में देखिए, है ना, ये हो जाएगा ओ बी डैश माइनस हो जाएगा ओ एफ। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबका चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे और उसका सबका राशि या बीमा हम लोग रखेंगे, लिखेंगे चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर। देखिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर सभी का बीमा रखने पर, सभी का बीमा हम लोग रखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि ओ बी है यहाँ पे हमारा, है कि नहीं, ये हमारा ओ बी है। तो ओ बी ये क्या है, ये वस्तु दूरी है। तो ओ बी वस्तु दूरी है तो वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा तो माइनस यू होगा। फिर देखेंगे ओ बी डैश मेरा प्रतिबिंब दूरी है तो ये पॉजिटिव है, आपतित प्रकाश की दिशा में, ये प्लस भी हो जाएगा। ओ एफ मेरा ये भी मेरा पॉजिटिव है, इधर से हम लोग माप रहे हैं, ओ एफ पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा मेरा प्लस एफ। और
इतना से ही सब काम चले जाएगा। तो हम लोग इस समीकरण में जो ये समीकरण देख रहे हैं, इस समीकरण में ये सारा हम लोग रखेंगे। तो ओ बी का वैल्यू कितना हो गया, तो माइनस यू। ओ बी डैश का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ लिखेंगे प्लस भी इज इक्वल टू ओ एफ का वैल्यू एफ, यहाँ ओ बी डैश है तो ओ बी डैश भी हो गया और ओ एफ मेरा एफ हो गया। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्रॉस गुना करते हैं इसको, तो माइनस यू डेट सिंप्लाइज दे के हम लोग करेंगे, है कि नहीं। यहाँ हो गया भी माइनस एफ, इधर हो गया भी एफ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो गया, देखिए यू भी हो गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस यू एफ इज इक्वल टू हो जाता है भी एफ। अब करेंगे कि दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से हम लोग भाग दे देंगे। तो इसमें हम लोग यू भी एफ से भाग देंगे तो माइनस यू बी बाय, यहाँ हो गया यू भी एफ प्लस यहाँ हो गया यू एफ बटा यू भी एफ इज इक्वल टू भी एफ बटा यहाँ पर हो जाएगा यू भी एफ। तो देखिए इसमें कटेगा यू भी कटा तो माइनस वन बाय एफ बचेगा, प्लस हो गया यहाँ पर देखिए यू कैंसिल एफ कैंसिल तो बच गया वन बाय भी बचेगा इज इक्वल टू भी कैंसिल एफ कैंसिल इज इक्वल टू वन बाय यू बचेगा। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वन बाई एफ को बराबर के इधर कर देंगे और वन बाई यू को बराबर के हम लोग इधर करेंगे। तो कुछ समीकरण हमको इस प्रकार मिलेगा, वन बाई भी बराबर वन बाई यू को इधर लाएंगे तो वन बाई यू, वन बाई एफ को बराबर को उधर करेंगे तो वन बाई एफ पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक समीकरण आपको मिला। ये समीकरण क्या हो गया, वन बाई भी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ। तो इस तरह करके जो है आप लेंस सूत्र का, है ना, स्थापना कर सकते हैं, इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। आप इस चीज़ को अवतल लेंस में भी साबित कर सकते हैं, लेकिन बच्चों उतनी हम लोगों को आवश्यकता नहीं है 10th क्लास में। वहीं यदि आप 12th क्लास में जाते हैं वहाँ भी आप लोगों को ऑप्टिक्स पढ़ने को मिलेगा। तो मैं बहुत जल्द जो है 12th क्लास को भी चालू करूँगा। लेकिन बच्चों आप लोग अभी 10th क्लास में है तो आप लोगों को 10th पास करना होगा, फिर 11th पास करना पड़ेगा, फिर 12th में जाना पड़ेगा। तो नए चीज़ सीखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो वेट जरूर करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग एक काम करिए, पहले इतना ही बातों को अच्छा से सीखिए, वहाँ पे 12th में हम लोग भी पढ़ेंगे और इसको हम लोग सीखेंगे अच्छी तरह से। तो चलिए हम लोग आज को जानते हैं नई बातें। तो एक टॉपिक्स और भी हमारे पास जिसको हम लोग कहते हैं आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन पावर क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है ना, जिसको हम लोग मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। सॉरी हो गया, मैग्निफिकेशन पावर, इसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं बच्चों, है कि नहीं। आवर्धन क्षमता, सबसे पहले बात है कि आवर्धन क्षमता हम लोग कहते हैं किसे हैं बच्चों, पहले इस चीज़ को हम लोगों को जानना है कि आवर्धन क्षमता हम लोग कहते हैं किसको। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए किसी लेंस में वस्तु, है ना, सॉरी पहले प्रतिबिंब आता है, प्रतिबिंब की दूरी या ऊंचाई तथा वस्तु की दूरी या ऊंचाई के अनुपात को है ना आवर्धन क्षमता कहते हैं, के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं, है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसी लेंस में प्रतिबिंब की दूरी या ऊंचाई तथा वस्तु की दूरी या ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसको हम लोग एम से सूचित करते हैं, इसे है ना स्मॉल एम से, इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है, इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि स्मॉल एम इज इक्वल टू हम लोग कहते हैं क्या कि प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई।
तो कहने का मतलब हो गया कि प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, v से, और वस्तु की दूरी को इंडिकेट करते हैं u से। तो आवर्धन क्षमता हम लोगों को कुछ ये प्राप्त होता है। यदि वस्तु की ऊंचाई हम लोग h1 मान लें और प्रतिबिंब की ऊंचाई हम लोग h2 मान लें, तो m को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, h2/h1 होता है बच्चों, कुछ इस प्रकार होता है आवर्धन क्षमता। अब हम लोग दोनों के बीच में तुलना करेंगे कि उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है और अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता में, है ना। उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता, उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो हम लोग देखते हैं, तो उत्तल लेंस में फोटो जो फिगर बनता है कुछ इस प्रकार बनता है, आप लोग जानते होंगे, ये होता है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती है, इस प्रकार कटती है, एक प्रकाश की किरणें इस प्रकार दोनों को काट करके प्रतिबिंब की रचना यहाँ पर करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं u और इसको हम लोग कहते हैं v। तो आप सिर्फ एक कंडीशन जो है उत्तल लेंस का, जो कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु को रखने पर, है कि नहीं, सिर्फ उसका प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो काल्पनिक होती है, सीधा होती है और बहुत आवर्धित होती है। बाकी सभी को छोड़ करके उत्तल लेंस उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है ना। और छोटा या बड़ा वो कंडीशन पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि इसमें u जो होता है नेगेटिव होता है, इसमें वस्तु दूरी नेगेटिव होगा, इसमें वस्तु दूरी -u होता है, और प्रतिबिंब दूरी जो होता है, और प्रतिबिंब दूरी प्लस भी होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसमें से आवर्धन यदि हम लोग ज्ञात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा +v और -u। इसका मतलब है m इज इक्वल टू -v/u होगा। कहने का मतलब है कि उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, हम लोग ये बात जानते हैं, है ना। उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता, उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं अवतल लेंस का, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फोटो इसका इस प्रकार बनता है बच्चों, आप लोग जानते हैं फोटो बनाने के लिए, ये इसका द्वारक हो गया। एक यदि वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो इससे प्रकाश की किरणें जाएगी, इधर जाएगी, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये फोकस से होकर के गुजरेगी, और दूसरी किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है, दोनों को यहीं पर काटती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये u है, तो आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में है u, तो ऋणात्मक होगी, और ये मेरा v हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि इसमें वस्तु दूरी ऋणात्मक होगी -u, और प्रतिबिंब दूरी जो होगी वो भी ऋणात्मक होगी। ये प्रतिबिंब दूरी जो होता है ये भी ऋणात्मक होती है। तो आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, -v/-u होगा, -v/-u होता है। तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो बच्चों m इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस माइनस कटेगा, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा v/u। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पॉजिटिव आया, तो कहने का मतलब हो गया कि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है। वहीं उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता हम लोग जानते थे क्या होती है ना, ऋणात्मक होती है। तो अब इसको जो है आप लोग f के पद में भी व्यक्त कर सकते हैं। देखिए आवर्धन क्षमता का है कि नहीं, निरूपण f के पद में। देखिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक f के पद में, f के पद में आवर्धन क्षमता छूट गया, लिख देते हैं आवर्धन क्षमता।
तो लेंस का सूत्र हम जानते हैं 1/v इज है ना 1/v माइनस होता है 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप दोनों तरफ v से गुना कर दीजिए, v से गुना करने पर दोनों तरफ है ना, v से गुना करेंगे किधर, दोनों तरफ, दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं v से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा v बटा v माइनस हो जाएगा v बटा u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, v/f। तो हमको क्या मिला, ये v कटेगा 1 हो जाएगा, तो माइनस v/u इज इक्वल टू हो जाएगा v/f, v/f। तो v/u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो v/u ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको टर्म को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा v/f। तो v/u की जगह में जो हम लोग इसका वैल्यू को बैठा देंगे तो m इज इक्वल टू क्या होता है v/u, और v/u के जगह में हो जाएगा 1 माइनस v/f। इस तो f और v यदि दिया हुआ रहेगा तो भी आप उसका मैग्नीफिकेशन पावर निकाल सकते हैं इस सूत्र का प्रयोग करते हुए। तो बच्चों ये लेसन में, लेंस का लेसन में इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है बच्चों, इतना ही जो है आप लोगों को पढ़ाई है ना 10th क्लास में पर्याप्त है। तो अब हम लोग कुछ देखेंगे कि लेंस से संबंधित जो है ना न्यूमेरिकल्स किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो हम लोग चलिए है ना प्रकाश का अपवर्तन और लेंस में किस प्रकार के न्यूमेरिकल्स है ना बनते हैं या परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चाएं करते हैं बच्चों। चलिए तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन तथा लेंस से संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग जानेंगे। लेंस से संबंधित कुछ प्रश्न को हम लोग देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, कुछ प्रश्न जो है मैंने नोट कर लिया है कहीं से है ना, और उसको मैं आप लोगों के सामने रखूँगा और बताने का प्रयास करूँगा है ना। सबसे पहला प्रश्न मेरे पास कुछ इस प्रकार है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास प्रश्न है। देखिए मैं प्रश्न को एक बार पढ़ देता हूँ कि हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है। यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर यह 15 डिग्री कोण से मुड़ जाती है तो पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो सबसे पहले फोटो देखिए, इसका क्या होगा, कहने का है ये चीज़ कि ये दो माध्यमों को अलग करने वाली रेखा है बच्चों, और इसमें से कोई प्रकाश की किरण जो होती है आपतित होती है। इस प्रकाश का वास्तविक पथ ये है और ये इस प्रकार मुड़ जाती है, ये इस प्रकार मुड़ जाती है ना। तो कहता है कि देखिए हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण पारदर्शी पदार्थ पर आपतित होती है यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है। कहने का मतलब ये कोण मेरा 45 डिग्री का है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर या 15 डिग्री कोण से मुड़ जाती है। मतलब वास्तविक पथ ये है और ये 15 डिग्री कोण से मुड़ गई, ये कोण 15 डिग्री है। तो आप जानते हैं कि ये कोण जो होता है वो 45 डिग्री का कोण है, शीर्षाभिमुख कोण होगा, और वो 15 डिग्री कोण से मुड़ गया। मतलब 45 में 15 को माइनस करेंगे तो ये मेरा कोण प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री होगा। इस प्रकार ये 30 डिग्री। तो स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, साइन आई बाय साइन आर। तो इसका अपवर्तनांक कितना हो गया, μ1 है, इसका अपवर्तनांक मान लेता हूँ μ2 हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि अपवर्तन जिस माध्यम में होता है उसका पहला अपवर्तनांक लिखते हैं, तो μ2 बाई μ1। इसको पढ़ने का भी तरीका होता है कि दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष
दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहला माध्यम के सापेक्ष। बच्चों इसको लिखने के लिए भी मैंने बताया था आप लोगों को, 1 म्यू 2 होता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है। मतलब ऊपर जो होगा वो इधर चला जाएगा और नीचे वाला फर्स्ट में आ जाएगा, 1 म्यू 2 होता है। तो अब हम लोग साइन आई का वैल्यू बैठाएंगे। तो साइन आई का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ 45 डिग्री है, और आर का वैल्यू कितना है बच्चों, 30 डिग्री है, इज इक्वल टू हो गया 1 म्यू 2। तो साइन 45 डिग्री का कितना होता है वैल्यू आप जानते हैं, 1/√2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू भी जानते हैं 1/2 होता है। तो ये हो गया 1 म्यू 2। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 इंटू 2/1, 1 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 म्यू 2। तो √2 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो कितना आ गया देखिए 1 म्यू 2 का वैल्यू आ गया √2। इसका मतलब हो गया कि दूसरे माध्यम का पदार्थ का अपवर्तनांक जो कितना होगा वो √2 होगा। ये बात हम लोग जानते हैं। तो ये पहला न्यूमेरिकल्स था बच्चों। चलिए हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल्स जो होगा मेरे कुछ इस प्रकार है, देखिए तो ये प्रश्न है मेरे पास। तो प्रश्न को पढ़ता है, पानी में चलती हुई एक मछली की आभासी गहराई 2 मीटर है, उसकी वास्तविक गहराई की गणना करें यदि पानी का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू 4/3 है। तो हम लोगों ने पानी से भरे पात्र में इसके तल पर एक कॉइन को रख करके कुछ प्रयोग हम लोगों ने किया और गणना करके हम लोगों ने जाना कि इसकी जो होती है ऊंचाई कुछ उठी हुई प्रतीत होती है बच्चों। यहाँ से हम लोगों ने अवलोकन किया था। तो यदि हम लोग मान लेते हैं कि ये बिंदु O है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, तो अपवर्तनांक बराबर कुछ मेरा इस प्रकार निकलता था बच्चों कि म्यू इज इक्वल टू हो जाता था वास्तविक गहराई, है कि नहीं, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, कुछ मेरा इस प्रकार का समीकरण आता था। नहीं, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। तो आप लोग जानते हैं कि वास्तविक गहराई तो OQ है हमारा इसके अनुसार, और आभासी गहराई हमारा OP है। तो यहाँ पर आपका यही चीज़ दिया हुआ है बच्चों कि आभासी गहराई जो है कितना दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे कि आभासी गहराई इज इक्वल टू है 2 मीटर। हमको ज्ञात करना है म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है 4/3। तो सब मान हम लोग समीकरण में रख देंगे। तो म्यू का मान हो गया 4/3। वास्तविक गहराई हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई को हम लोग 2 मान लिए हैं दिया गया है। तो वास्तविक गहराई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वास्तविक गहराई इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कुछ आ जाएगा 2, है कि नहीं, इंटीजर 2/3 आ जाता है मीटर हम लोगों का कुछ मिलता है इस प्रकार, है कि नहीं, इतना आंसर होगा, है कि नहीं। वास्तविक गहराई जो होगी है ना उस मछली का, तो वो कितना होगा 2.2/3 होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की और हम लोग बढ़ते हैं और देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बहुत अच्छा प्रश्न जो है आप लोगों के सामने में लाया हूँ और आप लोगों को बनाने में भी काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा इसमें। देखिए तीसरा नंबर की और मैं बढ़ता हूँ, पहले लिख देता तो प्रश्न बच्चों इस प्रकार है कि किसी झील के तल पर रखी हुई किसी वस्तु को ऊपर से लगभग लंबवत देखने पर वह 3/2 मीटर ऊंची उठी मालूम पड़ती है। यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तो झील की गहराई ज्ञात करें। तो ये फ़ोटो को सबसे पहले मैं इसका तुलना एक बार सिक्का के साथ कर देता हूँ कि यहाँ पर कॉइन रखा हुआ है, इसका उठा हुआ प्रतिबिंब हमको यहाँ से प्रतीत होता है। तो इस वस्तु को यहाँ से मैं देखना चालू करता हूँ, यहाँ पर मैं आँख रख कर देखता हूँ तो यहाँ पर वस्तु मुझे दिखती है, लेकिन वास्तविकता में वस्तु यहाँ पर होती है। तो ये जो सूत्र हमको प्राप्त होता था म्यू इज इक्वल टू वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, कुछ इस प्रकार का जो हमें जो समीकरण प्राप्त होता था।
वास्तविक गहराई बटा है कि नहीं आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई मेरा क्या है, देखिए आप OQ है और आभासी गहराई मेरा OP है। लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों कि किसी वस्तु को ऊपर से लगभग लंबवत देखने पर वह 3/2 मीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया हुआ है कि 3/2 मीटर उठी हुई मालूम पड़ती है। तो ये चीज़ दिया हुआ है, लेकिन हमको आभासी गहराई के लिए ये मालूम होना चाहिए। लेकिन बच्चों हम ये बात जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना मुझे ज्ञात करनी है, लेकिन ये चीज़ मेरा दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक 3/2 मीटर है, तो मुझे ये ज्ञात कर लेना है कि नहीं। ये बात याद रखिएगा। हमको अपवर्तनांक भी दिया हुआ है, तो हम लोग एक बात मान लेते हैं बच्चों, देखिए क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा जहाँ तक उम्मीद है मुझे, कि मुझे ज्ञात करना है कि झील की वास्तविक गहराई क्या है और झील के सतह पर कोई वस्तु को रखेंगे तो वो 3/2 मीटर ऊपर उठी हुई मालूम पड़ती है। लेकिन मेरा आभासी गहराई मेरा ये है ना, ये आभासी गहराई तो ये है मेरा, ये चीज़ है, लेकिन हमको दिया हुआ है ये चीज़, तो हमको ये चीज़ कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे ज्ञात कर लेते हैं इसको। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि झील की गहराई, झील की वास्तविक गहराई T है। झील की वास्तविक गहराई इज इक्वल टू हमने T मान लिया। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की गहराई को हम लोग ने T मान लिया बच्चों। तो ये चीज़ दिया हुआ है 3/2 मीटर। तो अब ये कितना हो जाएगा, तो आभासी गहराई कितनी हो जाएगी। तो आभासी गहराई आप लोग जानते हैं कि ये T में यदि 3/2 को माइनस करेंगे तो ये चीज़ निकल जाएगा। तो कितनी हो जाएगी, T - 3/2 इतना हो गया। अब हम लोग समीकरण में रखेंगे, म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, आभासी गहराई T है, वास्तविक गहराई हो गया 3/2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले। 4 हो गया, T - 3/2 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4T, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 2 बार में कटेगा, तो यहाँ 2 होगा, 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 3T। अब हम लोग 6 को बराबर को उधर कर देंगे, इधर हो जाएगा 3T इज इक्वल टू 6, 4T में 3T घटेगा तो T इज इक्वल टू 6, इतना मीटर आंसर आ गया बच्चों। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं। अपवर्तनांक ज्ञात करें। अपवर्तनांक ज्ञात, पानी के हवा की अपेक्षा पानी तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो पानी की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों की क्या कह रहा है प्रश्न। तो आप लोग अपवर्तनांक को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर कहता है कि हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक। तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो यदि हवा का अपवर्तनांक, ये हम लोग कह देते हैं हवा का अपवर्तनांक म्यू ए है, पानी का अपवर्तनांक μw है और कांच का अपवर्तनांक μg है। इस प्रकार यदि हम लोग कहेंगे तो हवा की अपेक्षा पानी का अपवर्तनांक मतलब क्या दिया हुआ है आपका, μw/μa दिया हुआ है, इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है 4/3। इसी तरह दिया हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो μg/μa दिया हुआ है। अपेक्षा जिससे उसकी तुलना कर रहे हैं उसको नीचे में रखेंगे। मैंने आप लोगों को ये बात पहले ही बताया है। ये कितना हो गया, 3/2 आ गया बच्चों, ये चीज़ आता है। तो हम लोगों को यहाँ निकालना है पानी की अपेक्षा कांच का। तो अपेक्षा मतलब पानी का अपवर्तनांक हम लोगों को नीचे रखना है। तो यहाँ पर हमको ज्ञात करना है μg/μw हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हम लोग इस समीकरण को देखिए बच्चों ऐसे लिखेंगे, ऊपर नीचे μa से भाग दे देंगे। यहाँ पर हो गया μa गुना, देखिए μa/ इसको लिखेंगे μw बच्चों, इस प्रकार लिखेंगे। आप देख पा रहे हैं ए कट जाएगा तो वही हो जाएगा। लेकिन यहाँ से मेरा क्या क्या दिया हुआ है बच्चों देखते हैं। देखिए μg/μa दिया हुआ है 3/2 है, μg/μa दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है, तो 3/2। यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है μw/μa इज इक्वल टू 4/3, लेकिन यहाँ पे है μa/μw, तो इसको उलट के हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1/4/3 करेंगे। जस्ट इसका एक दूसरे का उल्टा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/2
यहाँ पर हो जाएगा 3a/4, उलट दीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 है कि नहीं, और ये 8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यदि हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों तो कितना आता है, लगभग मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है 1.125 आंसर आएगा बच्चों इसका, है ना। तो चलिए हम लोग इसी तरह आगे का न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सब है बच्चों, इसको अपने से ज़रूर बनाने का प्रयास करें। चलिए देखिए एक प्रश्न और है मेरे पास, ज्ञात करें। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। प्रश्न को देखिए, यदि हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक 1.51 और हवा की अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक 2.47 है तो कांच की अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले देखिए पार्ट में कहते हैं हवा की अपेक्षा कांच का अपवर्तनांक, तो हवा जो है अपेक्षा मतलब नीचे में होगा, तो म्यू जी बाय यहाँ पर हो जाएगा म्यू ए इज इक्वल टू कितना होगा 1.51। फिर देखिए दूसरा नंबर, हवा की अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक दिया, तो हीरा को डायमंड तो डी से इंडिकेट करेंगे, तो म्यू डी बाई म्यू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, है ना 2.47 होगा। तो यहाँ पर कहता है कि कांच की अपेक्षा हीरा का अपवर्तनांक, तो हम लोगों को क्या निकालना है, म्यू डी बाय म्यू जी निकालना है। तो इसमें हम लोग ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो गया म्यू ए, यहाँ पर भी होगा म्यू ए और यहाँ पर होगा म्यू जी। तो देखिए क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, म्यू जी बाई म्यू ए दिया हुआ है, म्यू डी बाई म्यू ए दिया हुआ है, म्यू डी बाई म्यू ए का वैल्यू कितना हो गया 2.47 हो गया, इंटू म्यू जी बाई म्यू ए का वैल्यू दिया हुआ है 1.51 यहाँ, लेकिन यहाँ पर है म्यू ए बाई म्यू जी, तो ये बटा में आ जाएगा 1/1.51। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिख देंगे, तो 2.47 1.51, तो इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो इसका वैल्यू जो कुछ आता है 1.635 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया है कि कांच की अपेक्षा जो हीरा का अपवर्तनांक है वो 1.635 आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर का प्रश्न में क्या है बच्चों, देखिए जीरो है। प्रश्न मेरा इस प्रकार है, देख पा रहे हैं आप, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जल तथा कांच में इसकी चाल की गणना करें। जल तथा कांच का अपवर्तनांक 1.33 तथा 1.50 है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक की परिभाषा से क्या होता है कि अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में चाल बटा माध्यम में चाल, माध्यम में चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर काम करेंगे जल के लिए, तो जल का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू दिया हुआ है 10⁸ बटा यहाँ पर क्या होगा जल में चाल, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो इसका अपवर्तनांक भी दिया हुआ है बच्चों, जल का देखिए जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33 है, तो 1.33 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ बटा जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो अब हम लोग निकाल लेंगे कि जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी 3 इंटू 10⁸ बाय 1.33। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो कुछ हमें मिलेगा, तो 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही इसका आंसर होगा। इसी तरह हम लोग कांच में भी निकाल लेंगे बच्चों, तो म्यू जी हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 इंटू 10⁸ बटा कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो इसमें म्यू जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, इसमें आप देख पा रहे हैं कि म्यू जी का वैल्यू जो है यहाँ पर ऊपर दिया हुआ, आप लोग प्रश्न लिखे होंगे, जल तक कांच का अपवर्तनांक 1.50 है,
तो 1.50 लिखेंगे। तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? ये हो गया तो 3 इंटू 10⁸/1.50। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो कुछ आता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ऐसे ही बच्चों जो है प्रश्न बनाए जाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि लेंस का जो है प्रश्न किस प्रकार बनाए जाते हैं। इससे तो बहुत सारा प्रश्न हम लोग देखें। तो चलिए अब हम लोग लेंस से संबंधित प्रश्नों को बनाएंगे और जानेंगे और समझेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन देखिए मेरा कुछ इस प्रकार है इसमें। चलिए देखिए ये प्रश्न है हमारे पास कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी की गणना करें। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है? मैं लिख देता हूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसमें दिया क्या किया गया है बच्चों? देखिए एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है, तो मतलब वस्तु दिया हुआ है, तो u इज इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर -30 लिखेंगे। और प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो आप जानते हैं कि उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो लेंस के ही और बनता है ना, लेंस के पीछे की ओर बनेगा। तो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हो जाता है बच्चों। अब सारी मान को हम लोग ऊपर के समीकरण में रख करके हम लोग f कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण में 1/v का वैल्यू रखेंगे, फिर u का वैल्यू रखेंगे, तो 1/30 है इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1/f हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग रखते हैं। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो डेट सिंप्लाइज 1/, देखिए 20 है प्लस हो जाएगा 1/30 इज इक्वल टू 1/f होगा। और इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे बच्चों। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 इंटू 30 आ जाएगा, इधर भी हो जाएगा 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 50/50 आ जाता है 600। तो 1 0 कट जाएगा बच्चों। तो f इज इक्वल टू कितना आ जाता है? 60/, यहाँ पर आएगा 5। तो आप ये कितना बार में कटेगा? 12 टाइम में कटेगा। ये देखिए है ना, 12 सेंटीमीटर आंसर होगा। मतलब उस लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर होगी बच्चों। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि 0.12 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 0.20 मीटर दूर रखे 0.03 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति तथा उसका स्वरूप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया गया है, हम उस बात को लिख लेते हैं। फोकस दिया हुआ है, कितना होगा ये देखते हैं। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, हम जानते हैं 0.12 मीटर होगा। और एक उत्तल लेंस से इतनी दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो वस्तु u इज इक्वल टू, वस्तु है इसलिए नेगेटिव होगा, 0.20 मीटर हो गया। और यहाँ वस्तु की ऊंचाई भी दी हुई है, तो वस्तु की ऊंचाई को हम लोग h1 मानते हैं, तो 0.03 सेंटीमीटर का। तो कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति और उसका स्वरूप ज्ञात करें। तो लेंस सूत्र का हम लोग पहले प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र से बच्चों, लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमको प्रतिबिंब, इसका मतलब है कि v हमको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो 1/v माइनस 1/u का कितना हो जाएगा?
देखिए 20 इज इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा 0.12 हो जाएगा बच्चों। तो भी को इधर ही रहने देंगे और बाकी सब को डालेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, बराबर के उधर जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 1 इतना हो गया। इसको प्लस करेंगे 1 बाय देखिए 0.20 हो जाएगा बच्चों, प्लस होगा इधर गया तो माइनस, सॉरी यहाँ माइनस होगा, यह माइनस हो जाएगा। इसको हम आसान बनाने के लिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 100/12 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा 100/20 हो जाएगा। तो 100 को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 100 कॉमन निकल गया, यहाँ हो गया 1/12 माइनस 1/20। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 20 इंटू 12, 12 कटेगा 20 आ जाएगा, माइनस 20 कटेगा 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे ब्रैकेट में इसका 100 है, तो 100 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों। और देखिए 20 में से 12 घट जाएगा तो बचेगा 8 बटा यहाँ पर कितना हो गया 20 और यहाँ पर हो गया 12। तो इसको हम लोग एक जीरो काटेंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाता है बच्चों। और फिर इसको हम लोग 2 से इसको हम लोग काट देंगे। तो कुछ यहाँ पे हम देखते हैं, तो 1/v इज इक्वल टू हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, 1/v इज इक्वल टू मिलेगा, देखिए 10 हमको 3 मिल रहा है, 10/3, इसका मतलब है कि v इज इक्वल टू 3/10 मिलेगा। तो इसको हम लोग डिवाइड जब देंगे है ना, तो मेरा कुछ आएगा 0.3 मीटर आ जाता है बच्चों, है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि वस्तु की पॉजिटिव आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि वस्तु पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बन रहा है कि नहीं, दाईं ओर बनेगी, दाएं और बनेगी, है ना, दाएं और बनेगी। और जब दाएं और प्रतिबिंब बनती है तो वह वास्तविक होता है और सीधा होता है, वास्तविक उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा बच्चों। तो अब यहाँ पर हम लोग को इसका मैग्निफिकेशन, इसका स्वरूप भी बोलता है ज्ञात करने के लिए। तो आवर्धन हम लोग निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, v/u होता है बच्चों। तो m इज इक्वल टू v का वैल्यू कितना हो गया 0.3 हो गया, और u का वैल्यू कितना है हम लोग को दिया गया है कि नहीं, -0.2 दिया हुआ है। तो m इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं -3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, इस प्रकार होगा। तो यही इसका आंसर भी होगा, स्वरूप इसका इतना हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न को देखेंगे कि वो किस प्रकार बनाया जाता है। मैं प्रश्न को यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए तो देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उत्तल लेंस है इसलिए f पॉजिटिव होगा, 10 सेंटीमीटर है, से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर होगा बच्चों। तो हम लोगों को भी ज्ञात करना है, तो हम लोग पहले लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होगा। तो 1/v माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा 1/15 माइनस होगा, f का वैल्यू हो जाएगा 1/10। अब हम लोग सबको बराबर को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो गया 1/10, देखते हैं प्लस हो जाएगा, इधर गया तो माइनस हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 10 इंटू 15, 15 माइनस 10 हो जाएगा, तो 5/10 इंटू 15 हो जाएगा। इसको हम लोग 3 टाइम्स काटेंगे, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30, तो v का वैल्यू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आप ये देख पा रहे हैं, चूँकि मेरा यहाँ पर v प्लस आया है तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब लेंस के दाएं ओर बनेगा, लेंस के दाएं ओर बनेगा, लेंस के दाएं ओर बनेगा। तो जब दाईं ओर बनता है तो वो वास्तविक और उल्टा होता है, जिसकी प्रकृति मैंने ज्ञात किया।
वास्तविक और उल्टा बनेगा, है कि नहीं। और लेंस से वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। अब हम लोग इसका आवर्धन क्षमता का उपयोग करेंगे। m इज इक्वल टू v बाई यू होता है बच्चों। तो m हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए, यदि वस्तु की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का आकार ज्ञात करने के लिए हम लोगों को बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसका आकार कैसे होगा, देख पा रहे हैं। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया v, तो v का वैल्यू यहाँ से हमको मिल गया 30 और u का वैल्यू कितना है देख पा रहे हैं -15। तो इसको हम लोग काटेंगे बच्चों, तो ये 2 टाइम्स, इसका मतलब है कि -2। तो m का वैल्यू हमको निकल गया -2। और m का वैल्यू हम एक तरह से और भी जानते हैं, m इज इक्वल टू कितना होता है, तो h2 बाई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। तो m का वैल्यू -2 हो गया। h2 हम लोग को प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, चूँकि वस्तु की ऊंचाई दी हुई है 1 है ना सेंटीमीटर, आप लोग क्वेश्चन लिखे होंगे 1 सेंटीमीटर। तो डेट मीन्स h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है कि नहीं, ऊंचाई कितना हो गया देखिए -2। माइनस का ये सिंबल बता रहा है कि वो मुख्य अक्ष के नीचे होगा, मुख्य अक्ष से नीचे होगा, मुख्य अक्ष से नीचे मतलब उल्टा प्रतिबिंब है, नीचे होगा मतलब प्रतिबिंब कैसा हो रहा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी वो लगभग कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी बच्चों, यही आंसर होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना आसान प्रश्न जो है इसमें लेंस में बनते हैं। बस इसमें चिन्ह परिपाटी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप लोगों को इसमें से समझनी होगी बच्चों। ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग और कुछ प्रश्नों को देखते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार ये प्रश्न बनते हैं। चलिए, तो एक प्रश्न मेरे पास कुछ इस प्रकार है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 2 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर है नहीं, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो इसका मतलब है कि u इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर है और काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो भी मेरा नेगेटिव ही होगा, तो भी हमको लेकिन यहाँ पर फाइंड करना होगा। और आवर्धन m का वैल्यू दिया हुआ है 2। तो चलिए हम लोग आवर्धन क्षमता के परिभाषा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे ज्ञात करेंगे। v बाई यू हो गया, तो v का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। u का वैल्यू दिया हुआ है -24 दिया हुआ है, तो m का वैल्यू कितना है 2 है, तो इज इक्वल टू v बाई -24। तो डेट सिंप्लाइज v इज इक्वल टू -48 सेंटीमीटर होगा। तो ये माइनस चिन्ह बता रहा है कि जो प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण की लेंस के ही और बनेगी, प्रतिबिंब दर्पण लेंस के और बनेगी, लेंस के और बनेगी, लेंस के और बनेगी, है कि नहीं। माइनस का साइन है और में यहाँ पे फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी लगाने के लिए हम लोग को लेंस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है लेंस। तो 1/v का वैल्यू हम लोगों को मालूम है -48 हो, v का वैल्यू हो गया -48 माइनस u कितना है, u भी हो गया माइनस देखिए 24 है, 1/f हो गया। तो डेट सिंप्लाइज 1/f इज इक्वल टू 1/24 हो जाएगा और माइनस यहाँ होगा 1/48 होगा बच्चों। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 48 हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 डेट मीन्स 1/48 हो गया। तो 1/f, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 48 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा इसका। तो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार बनेंगे बच्चों। फिर हम लोग आगे देखते हैं। लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो आप लोग जानते हैं कि लेंस का जो क्षमता होता है उसको हमेशा मीटर में लिखा जाता है बच्चों, और सेंटीमीटर में भी किस प्रकार रहेगा तो उसको हम लोग कैसे डायोप्टर में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए भी मैंने आप लोगों को सूत्र बताया था कि P इज इक्वल टू 100 बाय, है कि नहीं, 100/f होगा। ये कब होगा, जब आपका फोकस f जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा।
नहीं, और एफ यदि मीटर में होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे पी इज इक्वल टू 1/f होता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, और ये चूंकि उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे 25 ही हो जाएगा प्लस। तो पी इज इक्वल टू, इसको काटेंगे तो 4 टाइम होगा, तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आंसर आप लोगों को मिलता है। तो ऐसे ही बच्चों बहुत सारे प्रश्न जो है आप लोगों को बनाना होगा, आप लोगों को पढ़ना होगा, है कि नहीं। एक प्रश्न और है, चलिए हम इस किताब का लास्ट प्रश्न जो है हम देखेंगे, उसके बाद मैं प्रश्न को पहले लिख देता हूँ बच्चों। इस प्रकार है, देखिए, तो ये चीज़ तो आसानी से आप निकाल सकते हैं बच्चों। नहीं, तो P इज इक्वल टू सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 100/f। तो 100 आप f अवतल लेंस से इसकी फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो माइनस यहाँ पर 20 हो जाएगा बच्चों। तो इसको हम लोग काटेंगे, तो 20 से ये 5 टाइम्स कटेगा, तो -5 डायप्टर आंसर हो जाएगा बच्चों। ये सब बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, आप लोग अपने से बना करके देखिए। घर में बहुत सारे आप लोगों की किताब में भी प्रश्न होंगे, तो जितने भी तरह के प्रश्न हैं मैंने यहाँ पे लगभग सबका एक छोटा छोटा आप लोगों को उदाहरण दे दिया। आप अपना किताब है ना से प्रश्न को बनाइए, उसमें जो भी तरह की दिक्कतें आती है तो उसको आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो इतने ही वीडियो को आज मैं ले जा रहा हूं बच्चों। आप लोग यदि जो बच्चे इस चैनल में नए हैं, जो क्लास में नए हैं, सर्वप्रथम उसका काम यही होगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। आप लोग का दिन शुभ हो बच्चों, आप लोग हमेशा खुश रहे, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद, लॉट्स ऑफ थैंक्स।